जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं क्लास 12th में केमिस्ट्री में अनसॉल्व सेट कर रहे 2023 के, जिसमें हम लोग सेट 1 2 3 4 5 तक कर चुके हैं। आज सेट 6 करने वाले हैं, सीई संकेतांक वाले को करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपके पास राजीव अनसॉल्व है तो आप लोग सेट 5 को देखना, अगर आपके पास अग्रवाल अनसॉल्व है तो सेट 6 देखना। ठीक है, और बाकी कोई भी अनसॉल्व हो तो उसके बारे में हमें पता तो नहीं है, लेकिन आपको ये बता देंगे कोई भी अनसॉल्व हो आप लोग सीई संकेतांक को मैच करा लो, बस उसी अनसॉल्व को पढ़ो, सारे क्वेश्चन आपको मैच हो जाएंगे। आपको एक चीज बता दें कि जो क्वेश्चन सिलेबस पे इस बार नहीं है, ठीक है, उसको हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, उसको छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी ने काफ़ी सारे चेंजेस लाए हैं कोर्सेज में, जिसमें हमारे पास जो क्वेश्चन हमारे कोर्स में हैं वो क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे, बट जो कोर्स से हमारे हटा दिए गए हैं उसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, बिना किसी स्किप के वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार से है कि पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम देखो 2000 जो आपके पास 23 का सेट हम पढ़ रहे थे, लगातार पढ़ रहे हैं हम लोग 3 4 5, सब में पहला ही क्वेश्चन हमारे पास एनसीईआरटी ने हटा दिया गया है। इसमें भी वही पहला क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी ने हटा दिया गया है, पोटेशियम सल्फेट है। तो एक चैप्टर था आपका ठोस अवस्था जो सिलेबस से हटा दिया गया है, एक चैप्टर था पृष्ठ रसायन, वो भी इन्होंने शायद, हाँ वो भी नहीं है इसमें, कोलाइटिव विलयन वाला चैप्टर जो है इस बार इसमें नहीं है। तो पोटेशियम सल्फेट है नंबर 1 आयनिक ठोस, नंबर 2 धात्विक ठोस, नंबर 3 संयोजक ठोस, नंबर 4 आणविक ठोस। तो पोटेशियम क्या है, पोटेशियम पर धनायन होता है, इसको हम लोग आयनिक ठोस कह सकते हैं। तो पहला ऑप्शन क्लियर है। 180 ग्राम जल में कितने मोल होते हैं? जब भी मोल निकालते हैं तो भार बटे अणुभार निकालते हैं, भार 180 ग्राम है और अणुभार जल का अणुभार होता है हमारे पास 18 से 180 में भाग करेंगे 10 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे पास तीसरा सही कर देंगे। एक अभिक्रिया A+2B रिएक्शन उत्पाद के लिए वेग स्थिरांक समीकरण R A और B की घात 2 द्वारा व्यक्त किया गया है। अभिक्रिया की आणविकता होगी, तो अभिक्रिया की आणविकता क्या होगी? A की घात 1 B की घात 2, दोनों घातों को जोड़ेंगे तो उसको हम लोग अभिक्रिया की आणविकता कहेंगे, कोटि कहेंगे, तो जो कि हमारे पास 3, मतलब हम लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर 2 हमारे पास सही है। ठीक, 3 ऑप्शन नंबर 2। कैनिजारो अभिक्रिया द्वारा फॉर्मेल्डिहाइड बनता है, तो कैनिजारो अभिक्रिया में मेथिल अल्कोहल लेते हैं, मेथिल अल्कोहल या एथिल अल्कोहल लेते हैं ना, अल्कोहल लेते हैं हम लोग कैनिजारो अभिक्रिया में, तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन सही करोगे। कैनिजारो अभिक्रिया द्वारा फॉर्मेल्डिहाइड बनता किससे? मेथिल अल्कोहल से। पहली बात तो अल्कोहल से ही हम लोग एल्डिहाइड को बनाते हैं ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर इंडिया नंबर में RnCH2 प्लस CHCl3 प्लस KOH रिएक्शन RNC प्लस 3KCl और प्लस 3H2 उपयुक्त अभिकर्मक हैं। तो आप लोग ये देख सकते हो कि RnH2 मतलब अगर NH समूह आ जाए तो उसको एमीन कहेंगे, और ये कार्बन के साथ अगर एमीन जुड़ जाए तो उसको कार्बिल एमीन कहेंगे, तो ये कार्बिल एमीन है, मतलब हम लोग कहेंगे दूसरा रिएक्शन, मतलब दूसरा ऑप्शन यानी कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहेंगे इसको। ग्लूकोज में कितने प्राथमिक एल्कोहलिक समूह होते हैं? तो ग्लूकोज का फार्मूला जब हम लोग इसको फैक्टर करते हैं तो पहले ऊपर लिखते हैं CHO, फिर नीचे CHOH, फिर नीचे CH2OH। मतलब इन्होंने पूछा ग्लूकोज में कितने प्राथमिक एल्कोहलिक समूह होते हैं, तो कितने प्राथमिक एल्कोहलिक होते हैं? एक प्राथमिक एल्कोहलिक होते हैं, मतलब हम लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर दूसरे का है फलक केंद्रित घनी FCC, चाहे FCC हो, चाहे BCC हो, चाहे SCP हो, ये एनसीईआरटी ने अब की बार हटा दिया है। ठीक है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो दूसरे खा को छोड़ दो। दूसरे खा में है दो द्रवों A तथा B के वाष्प दाब 80 मिलीमीटर और 60 मिलीमीटर है। A के मोल 3 और B के 2 मोल मिलने पर मिश्रित विलयन का कुल वाष्प दाब क्या होगा? देखो दूसरे का हम लोग करेंगे खा, दूसरे खा न्यूमेरिकल्स, तो लिखेंगे उत्तर 2 और खा। दूसरे खा में हमारे पास क्या क्या है? हमारे पास है A और B के वाष्प दाब, तो A का जो वाष्प दाब को लिखते हम लोग P से, तो A लिख रहे हैं, PA बराबर 80 मिलीमीटर और
पीबी बराबर हमारे पास है 60 मिलीमीटर, ठीक, मिलीमीटर। जो ए के मोल है, तो मोलों की संख्या को यन से लिख रहे हैं। ए के जो मोल है वो हमारे पास 3 है और बी के 2 है, 3 है और बी के जो मोल है वो 2 है। अब इन्होंने पूछा है कि जो बिलियन का कुल वाष्प दाब है, बिलियन का कुल वाष्प दाब, ये बताओ कि बिलियन का कुल वाष्प दाब क्या है। तो हम लोग कहेंगे बिलियन का कुल वाष्प दाब, वाष्प दाब को सामान्यतः आप लोग पी से लिखना। अब पी बराबर यहाँ पे फार्मूला क्या लिखोगे, पी ए एन ए प्लस पी बी एन बी बटे एन ए प्लस एन बी। ये फार्मूला आप लोग यूज करो और इसके अकॉर्डिंग वैल्यूज को पुटअप करो। पी ए की वैल्यू है 80, एन ए की वैल्यू है 3, पी वी की वैल्यू है 60 और इसकी वैल्यू है 2 बटे हम लोग कहेंगे 3 प्लस 2। तो ये हुआ 8 3 24, 240, 6 दूनी 12, 120 बटे 5। तो ये हुआ 12 3 36 मतलब 360 बटे 5। इससे काटो तो 5 7 35, 1 5 दूनी 10, तो 72 मिलीमीटर ये हुआ टोटल वाष्प दाब, ठीक। अब दूसरे गा में है कि सिल्वर नाइट्रेट के घोल में कॉपर की छड़ डुबोने पर घोल का रंग नीला क्यों हो जाता है, व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या करके इनको ये बताएंगे कि हम लोग जो है किसमें किसे घोल रहे हैं। हम लोग सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, तो सिल्वर नाइट्रेट के घोल में हम लोग जो है किसे घोलेंगे, सिल्वर नाइट्रेट घोल में कॉपर की छड़ को डुबोएंगे और बिलियन का जो रंग है ये नीला हो जाता है। सबसे पहली बात तो एक चीज ध्यान रखना कि कॉपर सल्फेट का रंग नीला होता भी है, ठीक है। और देखो एक चीज आपको बता दें कि जब किसी को किसी में मिला देंगे और उसका कलर अगर चेंज हो जाए तो जिसमें मिलाएंगे मतलब उसकी अभिक्रियाशीलता अधिक है और जिसे मिलाएंगे उसकी अभिक्रियाशीलता अगर कम है। और अगर किसी को किसी में मिला रहे हैं, मिलाने के बाद अगर कोई परिवर्तन ना हो तो जिसमें मिला रहे हैं उसकी अभिक्रियाशीलता कम है और जिसे मिला रहे हैं उसकी अभिक्रियाशीलता ज्यादा है, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर जो है सिल्वर से ऊपर है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर जो है सिल्वर से ऊपर है। तो हम लोग कहें कॉपर की छड़ जो है AgNO3 की बिलियन में डुबो डालने पर AgNO3 से Ag को विस्थापित कर देता है तथा कॉपर नाइट्रेट बनने से बिलियन का रंग नीला हो जाता है, ठीक है, कॉपर नाइट्रेट बनने के कारण। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही सिल्वर नाइट्रेट घोल में कॉपर की छड़ डुबोने पर सिल्वर नाइट्रेट के बिलियन में कॉपर की छड़ को डाल देंगे। तो सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर मतलब Ag जो है वो होता है विस्थापित, मतलब समझना। दूसरे का हम लोग करेंगे उत्तर 2 और गा। जैसे AgNO3 ये हुआ सिल्वर नाइट्रेट, इसमें हम लोग क्या करेंगे, कॉपर को डालेंगे। जैसे ही कॉपर को डालेंगे तो कॉपर जो है ना ये ऊपर स्थित है विद्युत रासायनिक श्रेणी में, तो इससे जो है Ag होता है विस्थापित यहाँ से। तो Ag विस्थापित होने के कारण यहाँ बनता है आपके पास CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ag जो कि अवक्षेप है। NO3 दो बार है, 2 से गुणा करो, Ag दो बार है, 2 से गुणा करो। तो जिस कारण से Ag विस्थापित होता है, जिस कारण से कॉपर नाइट्रेट बनता है, इसी कारण से बिलियन का रंग जो है वो नीला हो जाता है, ठीक है, इन्होंने यही कहा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर दूसरे के गा के बाद दूसरे का जो घा है, 60 की दोष को समझाइए।
चाहे साटकी दोष हो, चाहे फ्रैंकेल दोष हो, चाहे अंतराकाशी दोष हो, ठीक है, ये कोई भी दोष हो इस बार सिलेबस में नहीं है आपके, इसको छोड़ दो। इसके बाद संकुलन क्षमता को परिभाषित कीजिए। संकुलन क्षमता भी आपके सिलेबस में नहीं है इस बार। इसके बाद तीसरे का खा है, का के बाद तीसरे का का है संकुलन क्षमता, तीसरे का है सल्फर डाई ऑक्साइड और तारपीन के तेल के साथ क्लोरीन की अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। सल्फर डाई ऑक्साइड जो है पी ब्लॉक को ही हटा दिया इन्होंने, ठीक है, तो इसको हटा दिया इन्होंने। सल्फर डाई ऑक्साइड भी नहीं है, क्लोरीन भी नहीं है, और आपके पास एक और अक्रिय गैस भी नहीं है, ठीक है, और एक अमोनिया भी नहीं है, नाइट्रिक अम्ल भी नहीं है, ये ध्यान रखना। तीसरे के गा में है उपसय संयोजन यौगिक CuNH3 का होल 4 SO4 में कॉपर Cu की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। तो तीसरे का गा तो लिखेंगे उत्तर 3 लिखेंगे और गा लिखेंगे। क्या है हमारे पास? हमारे पास है CuNH3 का होल 4, ये बाहर है हमारे पास SO4 ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं उसे मानते हैं यक्स। तो ये हुआ हमारे पास यक्स प्लस 4 इंटू यहाँ पर ये उदासीन है तो ये हुआ 0 प्लस SO4 की ऑक्सीकरण संख्या -2 बराबर 0। तो ये हुआ यक्स और -2 बराबर 0, पक्षांतर कर दो तो यक्स बराबर हम लोग कहेंगे +2। तो Cu की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? Cu की जो ऑक्सीकरण संख्या होगी ये होगी +2, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखो तीसरे का गा, ग्लूकोज की ब्रोमीन जल के साथ होने वाली अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिए। अगर आप लोग कंटिन्यू सेट को पढ़ते पढ़ते आ रहे हो तो आपको पता है कि ये हम लोग पढ़ चुके हैं। किस सेट में पढ़ चुके हैं? सेट 4 2023 के सेट 4, जो सेट 4 है CC संकेतांक, उसमें हम लोग तीसरे के घा में इसे पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर आप लोग नए आए हो तो सेट 4 को जरूर देख लीजिए, उसमें आपको ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है, तीसरे घा में। फिर चौथे का में है निर्नष्ट समीकरण लिखिए, उसकी उपयोगिता बताइए। जो नष्ट समीकरण है ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं उसी ही सेट में। सेट 4 जो CC संकेतांक है उसी ही सेट में पढ़ चुके हैं। जो चौथे का है उसमें हम लोग इसे पढ़ चुके हैं, ठीक है। जो चौथे का खा है द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइड में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो द्रव स्नेही द्रव विरोधी मतलब कोलाइडी चैप्टर ही नहीं है आपका, जो पृष्ठ से संबंधित है, मतलब कोलाइडी जो चैप्टर है वो है नहीं आपका, ठीक है। तो इसको फिर आप लोग डिले कर दो, छोड़ दो इसको। हाँ, क्वेश्चन नंबर चौथे का गा नंबर, एसिटिलीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। एसिटिलीकरण पर संक्षिप्त इन्होंने कहा है कि टिप्पणी कीजिए। तो सबसे पहली बात तो है एसिटिलीकरण किसे कहते हैं? जो एसिटिलीकरण है उसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले समझना कि यह है सामान्यतः क्षार, यह जो है एसिटिलीकरण जो है ये सामान्यतः क्षार, जैसे आपका पिरिडीन हो, चाहे डाइमेथिल हो, चाहे एनिलीन हो आदि की उपस्थिति में कराया जाता है। मतलब हम लोग कहेंगे कि एसिटिलीकरण जो है किसकी उपस्थिति में कराया जाता है? एसिटिलीकरण क्रिया जो है क्षार की उपस्थिति में क्रिया कराया जाता है, जैसे पिरिडीन है। फिर इसके बाद आपके पास डाइमेथिल एनिलीन है आदि की उपस्थिति में इसको अभिक्रिया कराया जाता है, जिसको एसिटिलीकरण क्रिया कहते हैं, ठीक है। या आप लोग सामान्यतः ऐसे कह सकते हो कि एसिटिल क्लोराइड लेते हैं और उसकी क्रिया हम लोग कोई भी एसिटिल मतलब कोई भी एथेनॉल हो उसको हम लोग पिरिडीन, या आप लोग कह सकते हो कि एनिलीन, इसके साथ इसके उपस्थिति में और क्रिया करवा देते हो तो उसे एसिटिलीकरण क्रिया कहते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन आगे इन्होंने पूछा है चौथे के गा में,
चौथे घाव है प्रोटीन के विकृतीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो प्रोटीन के जो विकृतीकरण है ये भी हम लोग सेट 3 जो संकेतांक है CB, तो सेट 3 जो संकेतांक CB है उसके क्वेश्चन नंबर 6 का जो अथवा है, 6 के अथवा में हम लोग इसे कर चुके हैं। ठीक है, इसे हम लोग कर चुके हैं। आप लोग अगर डबल बार ट्रिपल बार मिल जाए तो क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, बट हम जो बता रहे हैं आप लोग कॉपी में नोट बना चुके हो, कॉपी को नोट को आप लोग देख सकते हो, वहां से दोबारा फिर से इसको सॉल्व करो जिससे कि आपको रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो आप लोग सेट 3 पे जाइए, क्वेश्चन नंबर 6 पे जाइए और उसका अथवा पे जाइए, आपको मिल जाएंगे प्रोटीन का विकृतीकरण जो पढ़ा चुके हैं। 5वें का है 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर यूरिया के m/10 बिलियन का परासरण दाब अब लोग ज्ञात कीजिए। ठीक, आर का मान 0.0821 लीटर वायु प्रति केल्विन मोल है। मतलब 5वें का को देखो तो उत्तर क्या लिखोगे आप लोग? उत्तर लिखोगे 5 और का। 5वें का क्या है 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो टेम्परेचर है उसे हम लोग केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास टेम्परेचर क्या है तो हम लोग कहेंगे T बराबर 27 डिग्री सेंटीग्रेड, इसे केल्विन में चेंज करेंगे तो 273 प्लस 27, तो ये हुआ T बराबर 300 केल्विन। ठीक, ये हुआ। इसके बाद इन्होंने दिया है कि जो m/10 बिलियन का परासरण दाब, मतलब हम लोग कहेंगे ये तो मोलरता है, सांद्रता है, तो m/10 इसको लिख रहे हैं हम। इसके बाद इन्होंने पूछा परासरण दाब ज्ञात कीजिए। परासरण दाब को हम लोग लिखते हैं पाई से, पाई बराबर क्वेश्चन मार्क। इसके बाद आर का मान दिया गया है 0.0821, यही तो है 821। ठीक है, ये दिया गया है लीटर एटीएम, लीटर एटीएम। ठीक, एटीएम एटॉमिक मास। अब ठीक है, एयर टेम्परेचर मास जो है, वायुमंडलीय दाब जो है एटीएम पर केल्विन मोल, केल्विन मोल ये दिया गया है। अब इसके लिए सबसे पहली बात तो है हम लोग फार्मूला क्या लगा देंगे, पाई बराबर CRT एक फार्मूला होता है जो कि हम लोग आगे भी कई बार पढ़ चुके हैं। पाई बराबर CRT, तो पाई को तो पाई लिखो क्योंकि परासरण दाब है। सी की जगह लिखेंगे हम लोग m/10। आर की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, आर की जगह हम लोग लिखेंगे 0.0821। टी की जगह लिखेंगे 300। देखो m की कोई एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास नहीं है, दिया गया क्या है इन्होंने, बिलियन का परासरण दाब आप लोग ज्ञात कीजिए, लेकिन उन्होंने ये नहीं दिया गया। लेकिन इसमें एक चीज तो ये दिया गया है, आप लोग ध्यान रखना कि ये जो आर का मान दिया गया है ये लीटर एटीएम पर केल्विन मोल, मतलब एक मोल के लिए ज्ञात करेंगे हम लोग। तो एम का मान जो है एक मोलर के लिए हम लोग ज्ञात करेंगे। तो पाई बराबर पाई ये हुआ 1/10 इंटू ये हुआ 821/123 दशमलव हटा के 12340 बढ़ाएंगे और ये हुआ 300। 1020 और ये 20 ये कैंसिल हो गया। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे कि पाई बराबर गुणा कर लो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 8 त्रिका 24, एक अंक 2 अंक 3 अंक, एक अंक 2 अंक 3 अंक, यहाँ दशमलव 2.463 ये हो गया आंसर हमारे पास। ठीक, ATM वायुमंडलीय दाब। ठीक, एयर टेम्परेचर मास। 5वें का भी आप लोग पढ़ चुके हो। 5वें के खा को देखो, 5वें खा क्या कहना है। 5वें खा में है प्रथम कोटि अभिक्रिया N2O5 रिएक्शन 2NO2 प्लस हाफ O2 में 318 केल्विन पर N2O5 की प्रारंभिक सांद्रता 1.24 10⁻² मोल लीटर प्रति थी, जो 60 मिनट के उपरांत 0.20 इंटू 10 उपरांत 0.20 इंटू 10⁻² मोल प्रति लीटर रह गई। 318 केल्विन पर अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना कीजिए, मतलब इन्होंने के हमसे पूछ दिया। 5 में का खा तो लिखेंगे उत्तर 5 और खा।
उत्तर 5 और खा। सबसे पहले जो रिएक्शन हमें गिवन है उसको लिखो। N2O5 N2O5, फिर रिएक्शन 2NO2, रिएक्शन 2NO2, ठीक, प्लस हाफ O2 प्लस हाफ O2, ये रिएक्शन है। और इसमें इन्होंने कहा है कि 318 केल्विन ताप। 318 केल्विन ताप का मतलब जानते हो कि ये हमारे पास टेम्परेचर है, ठीक। ये जो है हमारे पास क्या है, टेम्परेचर है, ठीक है। और 318 केल्विन ताप पर जो है N2O5 की प्रारंभिक सांद्रता इतनी 1.24, ठीक है। चलो फिर हम लोग पहले लिखते हैं। हमारे पास प्रारंभिक सांद्रता जो है उसको हम लोग ए से लिखेंगे, ठीक है। तो ए बराबर हमारे पास क्या है, ए बराबर 1.24, ए बराबर 1.24 10 की घात -2 इंटू 10 की घात -2, ठीक है। ये है हमारे पास मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स। इसके बाद इन्होंने कहा है कि N2O5 की प्रारंभिक सांद्रता इतनी थी जो 30, जो कि इन्होंने कहा है कि 60 मिनट के उपरांत, 60 मिनट के उपरांत इतनी, मतलब 0.2 इंटू 10 की घात -2 मोल लीटर इनवर्स रह गई है। मतलब हम लोग कहेंगे कि A माइनस यक्स जो रह गई है, तो A माइनस यक्स जो कि हमारे पास है 0.20 इंटू 10 की घात। ये प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए यही तो है। सांद्रता जो प्रारंभिक सांद्रता होती है उसको ऐसे लिखते हैं, और सांद्रता के बाद की सांद्रता उसको A माइनस एक्स से लिखते हैं। तो ये हुआ 10 की घात -2, 10 की घात -2 मोल लीटर इनवर्स, 10 की घात -2 मोल लीटर इनवर्स, या मोल प्रति लीटर कह सकते हो, ठीक है। इसके बाद है 318 केल्विन की वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। वेग स्थिरांक की गणना करोगे के बराबर क्वेश्चन मार्क, और इसके बाद इन्होंने दिया है लॉग 6.2, ठीक। जो लॉग 6.2 का मान इन्होंने दे दिया है। चलो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, जब जरूरत होगा तब ले लेंगे लॉग के मान को। तो एक बार फिर से प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए है, तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए ही हम लोग इसको सबसे पहले लिखेंगे, समझना। प्रथम कोटि अभिक्रिया क्या है, तो आप लोग कहोगे कि प्रथम कोटि अभिक्रिया समीकरण से। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए के बराबर हम लोग लिखते हैं, के बराबर, के क्या है, वेग स्थिरांक या नियतांक कह सकते हो आप लोग। के बराबर 2.303 टी और लॉग ए बटे ए माइनस यक्स। ए जानते हो प्रारंभिक सांद्रता, और ये सांद्रता के बाद की सांद्रता। टी तो हमें दे दिया गया यहाँ पर। टी बराबर हमारे पास क्या है, 60 मिनट, ठीक। टी बराबर क्या है हमारे पास, 60 मिनट। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं टी बराबर 60 मिनट। मिनट को सेकेंड में बदलेंगे तो 60 इंटू 60, ये हो जाएगा सेकेंड, अगर सेकेंड में बदलोगे तो, ठीक। हाँ, तो इसके बाद हम लोग इसमें केवल वैल्यूज को अब रख देते हैं। तो 2.2, ये हो गया 2.303। टी का मान हो गया हमारे पास 60 इंटू 60, और ये हुआ लॉग ए का मान क्या है, ए का मान है 1.24, और ये हुआ 0.20, 10 की घात -2, 10 की घात -2। इससे ये कैंसिल, 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव, ये कैंसिल। तो ये हुआ 2.303 बटे 60 इंटू 60, ये हुआ लॉग। इसे आधा करो तो ये हुआ हमारे पास 6 और 2, इसे आधा करो 10, ये हटा दो, ये दशमलव, तो ये हो गया 6.2,
और 2.303/60 इंटू 60। देखो लॉग 6.2 का मान हमें दे दिया गया था, ये मान है 0.7924, 0.7924। हाँ, तो ये मान हमारे पास 0.7924। ठीक, तो अब हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा आपके लिए है, आप लोग कैलकुलेटर का सहारा ले लेना। हम लोग इन दोनों से गुणा करेंगे, फिर 3600 से भाग कर देंगे, जो कि हमारे पास 1.03। हाँ, तो 0.1 कर सकते, मतलब 1.01 इंटू 10 की घात 1 2, मतलब आप लोग इतना कर लेना, कैलकुलेशन जो है इतना कर लेना, मतलब इन दोनों को गुणा करके इससे भाग कर देना, तो ये आ जाएगा 10 की घात -3 और सेकेंड इनवर्स मात्रक, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए मात्रक है सेकेंड इनवर्स। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर देखो, हम लोगों ने 5 में खा को भी धीरे धीरे कर लिया है। अब आगे 5 में गा नंबर में क्या है, 5 में गा नंबर में है संक्रमण तत्वों की 4 विशेषताएं लिखिए। देखो इसे सेट 3 हम लोग सेट 3 भी पढ़ चुके हैं। जो सेट 3 का क्वेश्चन नंबर 5 में का है, 5 में का में इसे हम लोग पढ़ चुके हैं। वहां पर संक्रमण तत्व के लिए डी ब्लॉक, अगर डी ब्लॉक कह दिया जाए, संक्रमण तत्व कह दिया जाए, तो एक ही चीज है। हाँ, तो वहां पर पढ़ चुके हैं हम लोग सेट 3 में 5 में का में कि संक्रमण तत्वों की 4 विशेषताएं, उसमें भी 4 विशेषता ही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आगे आपका जो 6 नंबर है, ओजोन बनाने के लिए, तो ओजोन भी आपके सिलेबस में इस बार नहीं है, तो इसको आप लोग छोड़ सकते हो। इसके बाद अम्लराज एक्वारेजिया जो है, ये भी आपके सिलेबस में इस बार नहीं है, तो इसे भी जो है आप लोग छोड़ सकते हो। ठीक, छोड़ सकते हो। इसके बाद देखो इन्होंने पूछा है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बनाने की 2 विधियों के रासायनिक समीकरण लिखिए। एथिल एल्कोहल की सांद्र H2SO4 के साथ विभिन्न तापों पर होने वाली जो रासायनिक अभिक्रिया है, इन्हें आप लोग लिखिए। ठीक, और इसके बाद है क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 6 का खा का अथवा है, अथवा में है निम्नलिखित अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणियां कीजिए। रायमंड टीमन अभिक्रिया को आप लोग सेट 4 क्वेश्चन नंबर 6 के खा में पढ़ चुके हो। ठीक, और कोल्बे अभिक्रिया, मतलब कोल्बे अभिक्रिया और रायमंड टीमन अभिक्रिया दोनों ही सेट 4 और क्वेश्चन नंबर 6 के जो खा है उसमें आप लोग पढ़ चुके हो इसको। ठीक है, और इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 7 में का निम्नलिखित को क्लोरोबेंजीन से कैसे प्राप्त करेंगे, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। ठीक, केवल रासायनिक समीकरण। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले आप लोग इतने को शॉर्ट कर लो, फिर ये जो क्वेश्चन नंबर आगे है इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इतने को शॉर्ट कर लो जरा आप लोग। देखो 6 की खा में इन्होंने ये कहा था कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बनाने की 2 विधियां रासायनिक समीकरण। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बनाने की जो 2 विधियां हैं, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल हम लोग किससे बनाते हैं, एस्टर ले लेते हैं। मतलब समझना, ROR डैश, मतलब आप लोग कह सकते हो कि ईथर को हम लोग R का मतलब CH3, O का मतलब O, R का मतलब CH3। ठीक, उसका जल अपघटन करते हैं किसकी उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में जल अपघटन करते हैं। तो इस R की क्रिया इस OH के साथ कराते हैं और इस R की क्रिया इस OH के साथ करवा देंगे, ये O और इसका H, तो ये हो जाएगा हमारे पास R-OH। तो एक OH होना कार्बन के साथ, हाइड्रोकार्बन के साथ, उसे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। सेम वही विधि, बस इसी को दोबारा मैंने इस प्रकार से लिखा हमने, CH3O CH3, इस CH3 ने इस OH के साथ क्रिया की तो CH3OH, और इस CH3 ने इस H और इस O के साथ क्रिया की CH3OH 2 बार। तो ये हो गया, देखो OH जिस कार्बन से, OH मात्र एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको कहेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। क्लियर। इसके बाद इन्होंने कहा कि 2 विधि बताइए। तो एक विधि हम लोग एस्टर से करते हैं, मतलब RCOOR-, इसे एस्टर कहेंगे, इसका भी जल अपघटन कर देंगे। तो ये इस R की क्रिया इस OH के साथ करा दो तो R-, चलो R- से करा दो, R- की क्रिया OH से करा दी हमने, तो R-OH जो कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है। और इसके बाद RCOO, एक H बचा है तो RCOOH, ये हो गया मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक, इसे मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल भी कहेंगे। दोनों विधि आपके पास क्लियर है। अगर मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल की बात की जाए तब भी यही है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की बात की जाए तो भी आपकी यही है।
इसी के बाद ये तो 2 नंबर के लिए हो गया। 3 नंबर के लिए देखो इसमें आगे और भी क्वेश्चन है कि एथिल एल्कोहल की सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ तापों पर होने वाली अभिक्रियाओं का रासायनिक समीकरण लिखिए। तापों पर देखो सबसे पहले हम लोग 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 140 पर 170, ठीक है, ऐसे हम लोग गर्म करते हैं। सबसे पहले एल्कोहल का फार्मूला होता है एथिल एल्कोहल C2H5OH। H2SO4 के साथ H2SO4 के साथ क्रिया करवा दी हमने। सबसे पहले 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं। जैसे गर्म करते हैं तो इसके जो ये OH और इसका एक H, तो ये जल के रूप में तो इसको निकाल दो, तो बचा क्या C2H5 इसका H और ये SO4 HSO4, तो हम लोग कहेंगे एथिल हाइड्रोजन सल्फेट ये हो गया। फिर इसको हम लोग क्या करते हैं कि एथिल अल्कोहल को जो है हम लोग 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं उच्च ताप पर, और H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं एथिल अल्कोहल को। तो ये OH और ये OH, तो ये बना H2O, निकाल दो बाहर इसे। C2H5 तो C2H5 और एक O, क्योंकि H2O ये निकला तो एक O बचा ना हमारे पास, तो C2H5O, तो इसको हम लोग कहेंगे डाई एथिल ईथर। इसके बाद इसे हम लोग जो है 170 से 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं और H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं। तो जैसे गर्म करेंगे तो यहाँ से OH जो है गर्म करने पर OH और इसका एक H, तो HOH मतलब H2O को निकाल दो, बचेगा C2H4 जिसको हम लोग एथिलीन कहेंगे। ठीक, क्लियर है। इसके बाद देखो सातवें काम है निम्नलिखित क्लोरोबेंजीन कैसे प्राप्त करेंगे। नंबर 1 क्लोरोबेंजीन से हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे। नंबर 1 पिक्रिक अम्ल, नंबर 2 डाइक्लोरोबेंजीन, नंबर 3 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। तो पिक्रिक अम्ल सबसे पहले क्लोरोबेंजीन लेते हैं NaOH के साथ उच्च ताप पर 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं। सोडियम यानी बेंजोएट प्राप्त होता है। उस बेंजोएट को हम लोग आयनीकरण कर देते हैं, ठीक है, जैसे कर देते हैं उसका अम्लीकरण कर देते हैं H पर। फिनॉल प्राप्त होता है। फिनॉल का हम लोग फिनॉल को HNO3 की उपस्थिति में हम लोग 373 केल्विन में गर्म करते हैं, जल को निकाल देते हैं। ये जो NO3 है तो बस इसी को एक बार हम लोग आर्थो पर जोड़ देते हैं, इसे पिक्रिक अम्ल कहते हैं। ठीक, अगर H2SO4 की उपस्थिति में क्या करा देंगे तो HSO4 को यहाँ जोड़ देंगे। फिर हम लोग क्या करते हैं, नंबर 2 में इन्होंने कहा डाइक्लोरोबेंजीन कैसे प्राप्त करोगे। नंबर 1 तो हम लोगों ने ये प्राप्त कर लिया। नंबर 2 जो है इन्होंने कहा डाइक्लोरोबेंजीन, तो क्लोरोबेंजीन को बेंजीन के साथ निर्जल FeCl3 के साथ क्रिया करवा देते हैं। तो यहाँ पर इस Cl को एक बार इसके पैरा पे जोड़ दो, एक बार आर्थो जोड़ दो, तो इसे हम लोग कहेंगे, देखो इसे भी कहेंगे डाइक्लोरोबेंजीन, इसे भी कहेंगे डाइक्लोरोबेंजीन। ये 2 होने पर डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक, इसके बाद थर्ड कंडीशन में हम लोग बेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त करेंगे क्लोरोबेंजीन से। तो ये क्लोरोबेंजीन और H2SO4 की उपस्थिति में हीट कर देते हैं। जैसे हीट कर देते हैं तो जो HSO4 है एक बार आर्थो पर जोड़ोगे, एक बार पैरा पर जोड़ोगे, जिसको सल्फोनिक अम्ल कहेंगे। तो यही है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। ठीक, आगे इन्होंने देखो अथवाएं पूछा है, चलो इतने को पहले शॉर्ट कर लो, फिर उसके अथवा को करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 6 का 7 का जो खा है, 7 के खा में है, और 7 का जो का अथवा है हाइलो एल्केन में न्यूक्लियोफिलिक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखो हाइलो एल्केन की जो नाभिक स्नेही है, इसमें हाइलो एल्केन जैसे आप लोग क्लोरोबेंजीन ले सकते हो, ब्रोमोबेंजीन ले सकते हो, इसका नाइट्रीकरण करा दो, सल्फोनिकरण करा दो, ठीक है, जिसको हम लोग नाभिक जो नाभिक स्नेही अभिक्रिया है उसे ही कहते हैं, जो कि हम पीछे के साइड में आपको करवा चुके हैं। इसको एक बार आर्थो पर जोड़ देते हैं, जैसे नाइट्रीकरण करोगे तो NO3 को जैसे बेंजीन रिंग और HNO3 क्रिया करवा दोगे, तो NO2 को एक बार आर्थो पर जोड़ोगे, एक बार पैरा पर जोड़ोगे। ध्यान करो, हमने पढ़ा चुके आपको। सल्फोनीकरण करा दो बेंजीन रिंग, उसको एक बार जो H जो आपके पास SO3H है एक बार उसको आर्थो पर जोड़ देना, एक बार पैरा पर जोड़ देना। मतलब यही है नाभिक स्नेही अभिक्रिया, जो कि हम लोग पीछे के साइड पे पढ़ चुके हैं। क्यों टेंशन ले रहे हो आप लोग, एक बार कॉपी के पेज प्लेट को देखो तो पढ़ चुके हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में खा में है निम्नलिखित से बेंजोइक अम्ल आप कैसे प्राप्त करेंगे। मतलब हम लोग जो है टालोइन से बेंजोइक अम्ल प्राप्त करेंगे। टालोइन किसे कहते हैं, बेंजीन रिंग के साथ CH3 का होना टालोइन कहते हैं। हम लोग बेंजोइक अम्ल का फार्मूला जानते हैं, बेंजीन रिंग COOH, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग बेंजोइक अम्ल कहते हैं। हम लोग क्या करेंगे, इसकी ऑक्सीकरण करा देंगे। ऑक्सीकरण किसकी उपस्थिति में, KMNO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करा देंगे। बेंजीन रिंग को बेंजीन रिंग ले लेंगे हम लोग, C को C ले लेंगे हम लोग,
एक इसके ओ और इससे एक और उधार ले लो, तो ये हो गया ओ ओ और एक एच है। इसका एक एच और एक ओ इनसे ले लो तो बना H2O। हमें ये बनाना था बेंजोइक अम्ल, हम लोगों ने बना लिया। बेंजामाइड से बेंजोइक अम्ल, बेंजामाइड का फार्मूला क्या होता है? बेंजीन रिंग के साथ CONH2 का होना बेंजामाइड कहते हैं। इसकी अभिक्रिया NaOH के साथ करा दी हमने, तो क्रिया के दौरान हमारे पास ये बेंजीन रिंग CO और एक ये O और Na, तो ये हो गया हमारे पास COONA। ठीक, तो हम लोग कहेंगे ये सोडियम बेंजोइड, और ये हमारे पास NH और एक H, तो NH3 को बाहर निकाल दो। इसकी अभिक्रिया HCl से करा दो, तो Na और Cl को बाहर निकाल दो, ये वो COO और ये H, तो बेंजोइक अम्ल बन गया हमारे पास। इसके बाद एथिल बेंजोएट से बेंजोइक अम्ल। एथिल बेंजोएट का फार्मूला क्या होता है? बेंजीन रिंग के साथ COOC2H5 होना, और उसकी क्रिया NaOH से करा देंगे। तो जैसे ही करा देंगे समझना, Na का काम क्या होगा कि C2, यहाँ पे H5 भी है, ठीक, ये हुआ C2H5 और इसके OH, तो C2H5 ये हुआ, इसको बाहर निकाल दिया, तो ये बना COO और Na, तो ये हो गया सोडियम बेंजोएट। इसको हम लोग HCl के साथ क्रिया कराते थे, और जैसे क्रिया कराते NaCl लेके भागा, तो ये हो गया हमारे पास NaCl, और रिएक्शन के दौरान COO और ये H, ये हो गया बेंजोइक अम्ल, जो कि हम लोगों ने प्राप्त कर लिया। इसके बाद देखो इन्होंने पूछा है हमसे कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। एल्डोल संघनन, तो इन्होंने पूछा है कि एल्डोल संघनन क्या है? तो एल्डोल संघनन में हम लोग क्या करते हैं? अच्छा, तीन चीज पूछा इन्होंने, एल्डोल संघनन, बी कार्बोक्सिलिन, कैनिजारो अभिक्रिया। सबसे पहले तो बी कार्बोक्सिलिन और कैनिजारो अभिक्रिया, तो कैनिजारो पढ़ चुके अब लोग, एल्डोल संघनन पढ़ चुके अब लोग, लेकिन बी कार्बोक्सिलिन जो है आपके पास कुछ नया है, क्योंकि सेट के मुताबिक। बाकी एल्डोल संघनन में हम लोग क्या करते हैं? एल्डोल संघनन में हम लोग जो है कीटोन लेते हैं, और कीटोन से हम लोग जो है हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, मतलब फिर से समझना, एल्डोल संघनन में हम लोग क्या करेंगे? एल्डोल संघनन में कीटोन को लेंगे और उसकी क्षार से अभिक्रिया करा देंगे। कीटोन लेंगे, क्षार से अभिक्रिया करा देंगे, और इस अभिक्रिया से जो संघनन होगा उस संघनन को एल्डोल संघनन कहते हैं। कीटोन लेंगे, क्षार से अभिक्रिया करा देंगे, जो भी संघनन हो जाए उसे एल्डोल संघनन कहते हैं। इसके बाद इन्होंने पूछा है बी कार्बोक्सिलिन, तो बी कार्बोक्सिलिन कारण किसे कहते हैं? हम लोग कोई भी बेंजोइक अम्ल ले लो, और बेंजोइक अम्ल को जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करा दो और बेंजीन बना लो। मतलब हम लोग कहेंगे बेंजोइक अम्ल से बेंजीन का निर्माण करना, बेंजीन को बनाना, उसे कहते हैं हम लोग बीकार्बोक्सिलीकरण या बीकार्बोक्सिलिन। फिर इन्होंने पूछा कैनिजारो अभिक्रिया, कई बार पढ़ चुके हम लोग कि फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया NaOH के साथ करा दो और मेथेनॉल को प्राप्त कर लो, उसे हम लोग कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो सेट जो आपके पास 6 है, इसको भी आप लोग पढ़ चुके हो, और ये सेट के काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, इसके लिए इसीलिए वीडियो जो है आपकी ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं है ना। तो चलो अब हम लोग जो है आगे सेट पढ़ेंगे, सेट 7 को पढ़ेंगे, ठीक है, CF जो कि 2023 के लास्ट सेट है। तो 2023 को हम लोग पढ़ लेंगे अब, ठीक है। फिर आगे के बारे में हम लोग देखते हैं, जैसा आप लोग बताना वैसा ही करेंगे अब हम, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह जो भी बताना वैसा ही प्रोवाइड करा देंगे आपको। 2024 के सेट को पढ़ना, फिर 25 को पढ़ना, मतलब ठीक है, जब तक आपके पास टाइम है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, इस प्रकार से हर एक सेट में हमसे मिलते जरूर रहे, ठीक है। टेक स्क्रीन शॉट।